हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी कक्षा में। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज की कक्षा में हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। भारतीय संविधान ने संसद को नागरिकता के संबंध में संशोधन करने का अधिकार दिया है। ठीक है, इसी अधिकार को लेकर के भारतीय संविधान में अनेकों बार संसद ने क्या किया है, संशोधन किया है। तो आइए समझते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में भारतीय संसद ने नागरिकता की प्राप्ति के लिए 5 प्रकार के आधार हमको बताए। पहला है जन्म से नागरिकता, दूसरा वंश के आधार पर नागरिकता, तीसरा पंजीकरण के माध्यम से, चौथा देशीकरण और पांचवा क्षेत्र समाविष्टि के माध्यम से नागरिकता। तो आइए इन्हीं पांचों बातों पर चर्चा कर लेते हैं। नागरिकता की प्राप्ति, नागरिकता की प्राप्ति। तो नागरिकता की प्राप्ति के लिए भारतीय संसद ने 5 प्रकार के हमको क्या बताए हैं, साधन बताए हैं। पहला जन्म से, दूसरा वंश के आधार पर, पास लिखता हूं, वंश के आधार पर, तीसरा पंजीकरण, फिर देशीकरण और पांचवे के लिखने के लिए जगह आपको नहीं दिखेगा, नीचे में लिख देता हूं, क्षेत्र समाविष्टि द्वारा। ये 5 प्रकार से हम लोग नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। वंश से, तो संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो ये कहा गया संविधान में कि कोई भी शिशु जिसका जन्म भारत भूमि पर होता है वो जन्म से क्या बन जाएगा, भारत का नागरिक। इसका दुरुपयोग किया हमारे दुश्मन राष्ट्रों ने। कैसे किया? वो लोग घूमने आते थे, घूमने के बहाने आते थे, यहाँ पर बच्चा करके चले जाते थे, उसको भारत की नागरिकता मिल जाती थी, वो बच्चा बड़ा होता था, ठीक है, और भारत को नुकसान पहुंचाता था। इस चीज का आभास 1986 में हुआ और 1986 में भारतीय संसद ने पुनः संशोधन किया नागरिकता में और कहा कि कोई भी शिशु जन्म के समय भारत का नागरिक तभी होगा जब जन्म के समय उसके माता या फिर पिता दोनों में से कोई एक क्या होंगे, भारत के नागरिक। अब क्या हुआ, इसका भी दुरुपयोग होने लगा। कोई लड़का विदेश से आता था पढ़ने के लिए, इधर भारत की लड़की से शादी कर लेता था, बच्चे कर लेता था, वापस चल देता था। ठीक है, तो इससे हमको नुकसान होने लगा। आगे चल करके 2003 में फिर से हमने संशोधन किया और कहा कि ठीक है, कोई शिशु जन्म के आधार पर भारतीय नागरिकता तभी प्राप्त करेगा जब उसके माता या पिता उसके जन्म के समय भारत के नागरिक हो और ये दूसरा जो है, एक तो भारत का नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो, ठीक है, इलीगल माइग्रेंट ना हो। जैसे वो पढ़ने लिखने ना आया हो, क्या पता पढ़ने लिखने आया है इधर शादी कर रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए, तब उनके बच्चों को क्या मिलेगा, नागरिकता मिलेगा। दूसरा वंश के आधार पर नागरिकता, जैसे कि हम और आप सभी क्या है, वंश के आधार पर भारत के नागरिक हैं। हमारे पिता भारतीय थे, हमारे दादा भारतीय थे, तो हम लोग भी क्या है, भारतीय हैं। तो वंश के आधार पर नागरिकता देने के लिए सबसे पहले बात यह हुई कि जिसका पिता भारतीय है, जिस भी शिशु का, जिस भी व्यक्ति का पिता भारतीय है, उसको क्या कहा गया, भारतीय नागरिकता दी जाने लगी। इसके बाद 1992 तक ये चीज चलते रहा। 1992 में फिर महिलाओं ने विद्रोह किया कि भैया हमारे भी तो संतान है। तो क्या किया, 1992 में इस चीज को बदला। 1992 में कहा कि ठीक है, माता या पिता दोनों में से कोई एक का बच्चा कोई है तो उस बच्चे को वंश के आधार पर क्या मिल जाएगा, भारतीय नागरिकता मिल जाएगा। आगे चल करके इस चीज पर भी संशोधन किया 2004 और 2004 में ये बताया कि कोई भी शिशु ठीक है, वंश के आधार पर भारत का नागरिक तभी बनेगा जब उसका जन्म, मान लीजिए किसी शिशु का जन्म विदेश में हुआ है और उसको भारतीय नागरिकता चाहिए, तो जन्म के समय विदेशी कांसुलेट में उसका क्या कर दिया जाए, 1 वर्ष के भीतर पंजीयन कराया जाए कि ये भारतीय नागरिक बनेगा, किसी दूसरे देश की नागरिकता इसने नहीं ली है, तब जाके वो वंश के आधार पर क्या बनेगा, भारत का नागरिक बनेगा। इसके बाद आता है आपका क्या, पंजीयन के माध्यम से। तो पंजीयन के माध्यम से कोई भी व्यक्ति नागरिक तभी बन सकेगा जब उसने भारत में 7 साल तक कंटिन्यू निवास किया है। ठीक है, कोई भी जो व्यक्ति है 7 साल तक कंटिन्यू भारत में रहेगा, उसके बाद पंजीयन देने के बाद ठीक है, पंजीयन के लिए अप्लाई करेगा। पंजीयन अगर उसका पास हो जाता है तो क्या बन जाएगा, वो भारत का नागरिक बन जाएगा। किसके आधार पर बन जाएगा, पंजीयन के आधार पर।
इसके बाद आता है देशीकरण। ठीक है, कोई भी व्यक्ति देशीकरण के माध्यम से नागरिक तब बन सकेगा जब वो भारत में कंटिन्यू 10 साल से रह रहा है। कितने साल से रह रहा है? 10 साल से रह रहा है। और दूसरी बात उसको, ठीक है, क्या भारत की एक भाषा आती है। जो हमारे पास 22 भाषा है संविधान की 8वीं अनुसूची में, उसमें से एक भाषा उसको आती है। ठीक है, और दूसरा वो राष्ट्रपति की नजर में अच्छा व्यक्ति हो और कला या संगीत या फिर, ठीक है, कोई बड़े पोस्ट पर नौकरी कर रहा हो। ठीक है, तो वो इजिली क्या बन जाएगा? देशीकरण द्वारा नागरिक बन जाएगा। इसके बाद क्षेत्र समाविष्टि द्वारा कहता है, तो मैंने आपको बताया था कि भारत संप्रभु राष्ट्र है। किसी भी देश को क्या कर सकता है? कब्जा कर सकता है, लड़ाई झगड़ा करके जीत सकता है, उपहार में ले सकता है, ठीक है, दान में ले सकता है, खरीद सकता है या बेच सकता है। तो जितने भी क्षेत्र को भारत की भूमि में सम्मिलित किया जाएगा, वो देश के जो लोग हैं अपने आप भारत के नागरिक बन जाएंगे। जैसे कल के डेट में श्रीलंका को भारत में इंक्लूड करते हैं, तो श्रीलंका के लोग ऑलरेडी भारत के नागरिक बन जाएंगे। पाकिस्तान को इंक्लूड करते हैं तो पाकिस्तान के लोगों को क्या बना लेंगे? भारत के नागरिक बना लेंगे। ऐसा कहता है। ठीक है, लिख देता हूं, एक बार ध्यान से समझ लीजिए। जन्म क्या था पर 1950 से 1986 तक। 1986 में माता या पिता एक क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक। उसके बाद 1986 से, ठीक है, हम लोग 2003 तक गए और 2003 में लगता है एक हो नागरिक और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। अवैध प्रवासी ना हो, इलीगल माइग्रेंट ना हो। वंश के आधार पर पहले कह रहा था पिता, जिसका पिता भारतीय होगा, ठीक है, उसका बेटा क्या बनेगा? वंश के आधार पर नागरिक। 1992 तक हुआ। 1992 में क्या दिया? माता और पिता। आगे चल करके इसी को 2004 में संशोधित किया। कहा जन्म कहीं भी हो, ठीक है, जन्म कहीं भी हो, उसके माता या पिता दोनों में से किसी एक को उस समय भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरा, 1 साल के भीतर, 1 साल के भीतर पंजीयन उसका होना चाहिए। विदेश में जो हमारे, ठीक है, राजनयिक रहते हैं, उनके सामने जाके पंजीयन करवाना पड़ेगा कि इसको भारत की नागरिकता चाहिए, ये किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण नहीं करेगा, तब जाके वो भारत का नागरिक बनेगा। पंजीयनकरण के लिए 7 वर्ष तक रहना पड़ेगा, निवास करना पड़ेगा। उसके बाद क्या देंगे हम लोग? ठीक है, शपथ पत्र देंगे और पंजीयन के लिए एप्लीकेशन देंगे, तब जाके हम क्या बनेंगे? नागरिक बनेंगे। देशीकरण के लिए शर्त चाहिए 10 साल, दूसरा भाषा और तीसरा अच्छा नागरिक। एक तबला वाला है, तबला वाला अदनान हुसैन, ठीक है, उसको मिला है देशीकरण के माध्यम से, तो 10 साल उसको रहना पड़ेगा, भाषा उसको आनी चाहिए 22 में से एक, अच्छा एक नागरिक होना चाहिए। ठीक है, तो ये वंश के आधार पर क्या होगा? नागरिकता, सॉरी, देशीकरण के आधार पर नागरिकता। अच्छा, इसके बाद आता है क्षेत्र समाविष्टि द्वारा। क्षेत्र समाविष्टि, क्षेत्र समाविष्टि। क्षेत्र समाविष्टि में क्या कहते हैं कि किसी को अगर हम लोग समाहित कर लेते हैं अपने में तो बन जाएगा। जैसे पाकिस्तान को इंक्लूड किया, पाकिस्तान के लोग अपने आप क्या बन जाएंगे? भारत के नागरिक बन जाएंगे। आप लोग समझिए एनआरसी, सॉरी एनआरसी को नहीं समझाता, अगले वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है, एनआरआई को, पीआईओ को और ओसीआई को यहां पर लिख देता हूं एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इंडियन। ऐसे भारतीय जो भारत में नहीं रहते उनको क्या कहते हैं? एनआरआई। अब ऐसे थोड़ी ना, कल की डेट में मैं अमेरिका गया हूं मीटिंग के लिए और आप मेरे को एनआरआई के दिए, तो एनआरआई कोई व्यक्ति तब बनेगा जो भारत में 6 माह या फिर उससे ज्यादा समय के लिए भारत से गायब है, दूसरे देश में रह रहा है, तो वो क्या हो गया? एनआरआई। ठीक है, उसको हम लोग एनआरआई कहते हैं। एक होता है पीआईओ, पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब जिनका जन्म कहां हुआ है? इंडिया में हुआ है, लेकिन वो वर्तमान में विदेश में रहते हैं। इस कार्ड को लॉन्च किया था 2002। कब लॉन्च किया था? 2002। क्या था? ठीक है, ऐसे व्यक्ति जिनके पास ज्यादा पैसा आ गया, वो विदेश चले गए, विदेश में रहने लगे, उनको भारत लाने के लिए उनको कार्ड दिया गया पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ताकि वो भारत में आए, भारत में अपना पैसा निवेश करें। ठीक है, लेकिन इनके पास एक दुविधा थी कि ये लोग जब भी आते थे, ठीक है, इनको 6 माह में अपना लोकेशन बताना पड़ता था फॉरेन एजेंसी को।
ठीक है, जो विदेश मंत्रालय है उसकी एजेंसी को 6 माह में अपना लोकेशन बताना पड़ता था। तो ये लोग ठीक है क्या एकदम कोई बिजनेस करने के लिए मूड बना के आया हुआ है और 6-6 महीना में इनको बार बार कॉल आ रहा है, कहाँ हो, परेशान हो रहे हैं। तो ये लोग परेशान हो गए। इसके बाद एक और कार्ड लॉन्च किया, ओसीआई, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ओसीआई को लॉन्च किया। ओसीआई, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया को 2005 में लॉन्च किया। कब लॉन्च किया? 2005 में। ओसीआई लोगों के पास एक फायदा था कि तुम भारत में एक बार आ गए तो कितने भी समय के लिए तुम रहो, तुमसे किसी प्रकार का लोकेशन नहीं मांगा जाएगा। ठीक है, तो दोनों के बीच में दुविधा उत्पन्न होने लगी। तो